गुड मॉर्निंग। यूनिक एजुकेशन के ऑनलाइन सेंटर पर आपका स्वागत है। काफ़ी देर से सोच रहे थे कि आज वीडियो बनाएं कि ना बनाएं, फिर सोचे चलो बनाते हैं। दिल ने कहा बनाने के लिए, तो जो दिल ने कहा वो तो सुनना पड़ता है। आप लोग का भी दिल कहता होगा। दिल ने कहा कि बहुत सारे बच्चे हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं, जिनको कुछ नॉलेज मिलता है। तो चलिए फिर 10 क्वेश्चनों का सेट है, कोशिश करिएगा। 1 मिनट, कोशिश करिएगा कि आपका 10 सही हो। अगर 8 से 9 के बीच में आप सही करते हैं फिर भी आपकी साइंस की तैयारी अच्छी मानी जाएगी। 10 क्वेश्चनों का साइंस का टेस्ट है, अच्छे से टेस्ट लगाइए। कुछ डिटेल नॉलेज भी आपको बताया जाएगा जो कि स्टैटिक जीके के लिए से जुड़ा हुआ रहेगा। अन्य परीक्षाओं में भी वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो थोड़ा नॉलेज ध्यान से सुनिएगा। बार बार सुनने की ज़रूरत नहीं है, एक बार सुनेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। तो आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे वहाँ भी आपको सहायता मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखें, कोशिश करें कि सही हो, गलत ना हो। क्वेश्चन ध्यान से देखें, ये बहुत बार पूछा गया है, काफ़ी प्रचलित क्वेश्चन है, तो गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रचलित है। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस ए है क्लोरीन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन, देख लीजिए आप, और ऑप्शन डी है नियान। ऑप्शन डी है नियान। तो आप बताएं किस गैस का उपयोग करते हैं जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए? सोचें। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए। इसीलिए तो पहले सरकार जो क्या करती थी कि कुओं में जो जल होता था गंदा हो जाता था तो क्लोरीन की गोलियां डलवाती थी। क्लोरीन की गोलियां जब उसमें घुलती थी तो उसमें कुएं में जो कीटाणु होते थे तो उनको मार देती थी और वो जल पीने योग्य हो जाता था। तो क्लोरीन गैस है वो जीवाणुओं को नष्ट करने के काम में आती है, तो हर जगह उपयोग कर लिया जाता है। और कुओं में जल को साफ करने के लिए क्लोरीन की गोलियां आती हैं, उसको भी डालकर आप साफ कर सकते हो। प्लस एक चीज़ और बता दें, एक क्वेश्चन और बराबर आता है कि कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है, मतलब फूलों का कलर ही उड़ा देती है, रंगहीन कर देती है फूलों को, तो वो भी क्लोरीन गैस ही है। इसको आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आप जानते हो, ऑक्सीजन गैस O2, इसका प्रयोग आप सांस लेने में करते हैं। हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन सबसे हल्की और आवर्त सारणी की पहली गैस है, आप जानते हो। और नियान, हाइड्रोजन के बारे में एक चीज़ जानते रहिएगा, इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है क्योंकि ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है। दूसरी बात, सबसे हल्की गैस है। लेकिन एक चीज़ इसके बारे में जो हम आपको बता रहे हैं कि ये अत्यंत ज्वलनशील गैस है, भले ही हल्की है। और हाइड्रोजन पर आधारित पहली ट्रेन कहाँ चलाई गई थी? आपको पता हो तो बताइएगा, नहीं तो अगले वीडियो में हम जरूर बताएंगे कि हाइड्रोजन पर आधारित विश्व में पहली ट्रेन कहाँ चलाई गई। और नियान भी एक अक्रिय गैस है, जो ऑप्शन डी है नियान, ये भी एक अक्रिय गैस है, ये भी किसी से क्रिया नहीं करती। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है क्लोरीन, क्लोरीन जो है जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर थोड़ा सा क्लोरीन के बारे में आप देख लें। क्लोरीन यूनानी भाषा का है, यह एक रासायनिक तत्व है। यह एक फीका हरा एक रासायनिक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 17, संकेत Cl होता है, ऋणात्मक आयन क्लोराइड के रूप में ये साधारण नमक में उपस्थित रहता है। आप साधारण नमक का फार्मूला जानते होंगे NaCl, तो उसमें क्लोरीन रहता है। और सागर के जल में घुले लवण में प्रचुर मात्रा में यह पाई जाती है। सामान्य ताप और दाब पर क्लोरीन गैस की अवस्था में पाई जाती है। इसको द्रवित करके ठोस बनाया जा सकता है। आवर्त सारणी में वर्ग 17 का समूह का ये तत्व है और एक पीले और हरे रंग की हवा के साथ हल्की प्राकृतिक गैस के निश्चित दाब पर ये मिलता रहता है। तो इतनी जानकारी इसके लिए आपके लिए आवश्यक है। यहाँ पर देखो हमने जो आपको बताया था, इसको भी आप थोड़ा सा देख लें कि यह यह ब्लीचिंग एजेंट या धुलाई करने वाले या फिर रंग उड़ाने वाले द्रव्य के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। वायु की उपस्थिति में क्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी निर्माण करता है। तो ध्यान रखेंगे इन सब चीज़ों को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखें आप। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? विद्युत लेपन उद्योग में, कार्बनिक विलायक उद्योग में,
सीमेंट विनिर्माण उद्योग में, कोयले की खान में। सोचें, काफ़ी सस्ता क्वेश्चन है और कई बार ये भी पूछा जा चुका है। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। कोयले की खान में काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग मीन्स फेफड़ा होता है। फेफड़ों के जो फुफ्फुस धमनिकाएँ होती हैं, 1 मिनट आपको दिखाते हैं। जैसे ये मान लीजिए फेफड़ा है आपका, इसमें ऐसे ऐसे करोड़ों कोशिकाएं होती हैं। अब जब हम सांस लेते हैं तो हवाएं आकर इन्हीं में फंस जाती हैं। उसके बाद ये रक्त में घुले हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन अवशोषित कर लेता है और वो बॉडी तक ले जाता है। लेकिन जब आप कोयले की खान में काम करते हैं तो कोयले का चूर्ण छोटे छोटे कणों के रूप में वायु में मिल जाता है, और जैसे ही आप सांस लेते हैं ये क्या करता है, ऐसे इन कोशिकाओं में आकर फंस जाता है। धीरे धीरे क्या होता है कि इनके मुख में ढेर सारे कोयले फंस जाते हैं और ये काले काले बन जाते हैं, जिससे सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन का अवशोषण नहीं हो पाता और हमारा दम घुटने लगता है। तो यह जो रोग हो जाता है इसे ब्लैक लंग रोग कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है, इसको आप याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप रट डालिएगा, कई बार ये पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, कोयले खानों में काम करने वाले लोगों को ये रोग होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी क्वेश्चन देखें, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार ये भी पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? हीलियम, क्रिप्टॉन, रेडॉन, आर्गन। सोचें कौन सी गैस है, देख लीजिए आप एक बार फिर से। ऑप्शन है हीलियम, क्रिप्टॉन, रेडॉन और आर्गन। इन चारों में से कौन सी गैस है जो ऑक्सीजन मिश्रित करके दिया जाता, ऑक्सीजन में उसे मिलाकर दिया जाता है? हम आपको इसका डिटेल भी बताएंगे जो काफ़ी ही लाभदायक है, काफ़ी जानकारीपूर्ण है, लेकिन आप एक बार सोच लीजिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, हीलियम गैस। हीलियम गैस ऑक्सीजन के साथ मिलाकर दी जाती है। आइए आपको बताते हैं कि हीलियम ही क्यों मिलाते हैं। दरअसल हीलियम एक हल्की गैस है। अब आपके दिमाग में आता होगा कि हाइड्रोजन भी हल्की गैस है। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन के जस्ट बाद हीलियम का नंबर आता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, हीलियम का 2 होता है। हाइड्रोजन जो है हल्की गैस तो है, लेकिन हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है और हीलियम एक अक्रिय और निष्क्रिय गैस है। यहाँ से 2 क्वेश्चन और बनते हैं, वो भी मैं बता रहा हूँ। पहले इसको आप समझिएगा, हीलियम एक हल्की गैस है, इसलिए इसे ऑक्सीजन में मिलाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन O2 एक भारी गैस है, हीलियम की तुलना में भारी है। इसलिए जब जिस सिलेंडर में हाइड्रोजन रखा जाता है, भारी होने की वजह से ऑक्सीजन गैस मुख तक नहीं आ पाता। जब मुख तक नहीं आ पाता तो उसमें हीलियम मिला देते हैं। हीलियम एक हल्की गैस है तो वो ऑक्सीजन गैस को ऊपर लाने का काम करता है, इसीलिए ऑक्सीजन गैस में हीलियम मिलाया जाता है। हीलियम एक अक्रिय गैस है तो ये शरीर में कोई क्रिया नहीं करता, तो इससे नुकसान नहीं होता, तो इसलिए मिलाते हैं। पहली बात। दूसरी बात, क्वेश्चन आता है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है, और सबसे हल्की गैस जब भी क्वेश्चन आए, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, तब आपका आंसर होगा हाइड्रोजन। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी है, तब आपका आंसर होगा हीलियम। यहीं पर बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, कभी हाइड्रोजन लिखा रहता है, कभी हीलियम लिखा रहता है। कन्फ्यूजन दूर करें, जो क्वेश्चन पूछा जाए उसके हिसाब से आंसर सोचें। अगर पूछे सबसे हल्की गैस, तो आवर्त सारणी में सबसे पहले नंबर पर हाइड्रोजन मिलता है, तो सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होगी। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे हल्की अक्रिय गैस, तो आवर्त सारणी में हाइड्रोजन के जस्ट बाद हीलियम का नंबर लगता है और हीलियम अक्रिय गैस है, इसलिए आंसर हीलियम बनेगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था, हालांकि ये क्वेश्चन मैंने आपको अलग से बता दिया, लेकिन यहाँ पर जो पूछा गया ऑक्सीजन में जो मिश्रित किया जाता है तो वो हीलियम किया जाता है। क्यों? क्योंकि हीलियम अक्रिय गैस है, वो ऑक्सीजन गैस भारी होती है, जब सिलेंडरों में नीचे रहती है, ऊपर नहीं आती, तो उसे ऊपर लाने का काम करती है ताकि ऑक्सीजन को शरीर तक आसानी से पहुँचाया जा सके। दूसरी बात, हीलियम गैस को गुब्बारे में भी भरा जाता है, जो गुब्बारे ऊपर उड़ते हैं, क्योंकि हीलियम गैस वायु से हल्का होता है, इसलिए जब हम गुब्बारे में हीलियम भर के छोड़ते हैं तो गुब्बारा को ऊपर लेकर जाता है, क्योंकि वो हल्का होता है। तो हल्की चीज़ हमेशा ऊपर रहती है, भारी चीज़ नीचे नीचे रहती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। आपके समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये भी सरल ही है।
क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें नाइट्रिक अम्ल होता है, ओजोन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सोचे क्या आंसर है। चलिए आंसर सोच लिए होंगे आप, हम आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होती है। जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ये एक रंगहीन और गंधहीन होता है, लेकिन इसे अम्लों का राजा कहते हैं। बहुत ही तीव्र, बहुत ही प्रभावशाली होता है, सल्फ्यूरिक एसिड जिसे बोलते हैं। इसका एक नाम और भी है, वो भी आप जानते रहिएगा। इसे गंधक के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है। तो इसे गंधक के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये याद रखना है, कभी कभी सल्फ्यूरिक एसिड लिखकर नहीं आता, उसकी जगह पर गंधक लिख देता है, तो अब भी आप याद रखेंगे गंधक का भी उपयोग, गंधक का नाम ही सल्फ्यूरिक एसिड है। और एक चीज़, बैटरियों में भी सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है, साथ में जिंक का भी उपयोग करते हैं, तब ये भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। ऑप्शन डी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखें, पीसीएस का काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है, पीसीएस में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन ध्यान से देखें। एरोसाल का उदाहरण है। एरोसाल क्या है? दूध, नदी का जल, धुआं, रुधिर। सोचें एरोसॉल क्या है। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, धुआं। अत्यंत छोटे कण जो वायु में मिश्रित रहते हैं और हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं, जिनसे प्रदूषण भी होता है, एरोसॉल कहलाते हैं। दूध आपको दिखता है, नदी का जल भी दिखता है, रुधिर के भी कण आप देखते हो, लेकिन एरोसॉल के कण दिखाई नहीं देते, बहुत ही छोटे होते हैं, 1 माइक्रोन से भी छोटे होते हैं। आप जरा यहाँ पर देखें, धुंध और बादल प्रसलित सूक्ष्म ठोस कणों, तरल बूंदों, हवा, अन्य गैस के मिश्रण को यहाँ पर देखो एरोसॉल, एरोसॉल कहा जाता है। और इनका जो आकार होता है, यहाँ देखें आप, 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोमीटर का मतलब समझते हो? 1 माइक्रोमीटर का मतलब ये होता है कि, 1 मिनट, 1 माइक्रोमीटर का मतलब ये होता है कि 1 मिलीमीटर का 1,000वां भाग, मतलब समझते हो 1 सेंटीमीटर इतना बड़ा होता होगा आपके स्केल में। इसका 10 भाग करोगे तो इतना बड़ा आएगा 1 मिलीमीटर, इससे भी छोटा आएगा। और इसका 1,000 भाग करोगे तब जाकर यह 1 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। इतने छोटे एरोसोल कण होते हैं, बहुत बार पूछा गया है। और ये पर्यावरण प्रदूषण में फैल रहा है, इसलिए बार बार पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे। खास करके इसका आकार और किस में मिलता है, तो धुंध और बादल में, ये दोनों चीज़ें याद रखेंगे आप। क्वेश्चन ध्यान से देखें आप। क्वेश्चन है, धूम कोहरा मौजूद आँख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य क्या है? कोहरे में मौजूद ऐसा कौन सा द्रव्य होता है जो हमारी आँख में जलन पैदा करता है? ऑप्शन ए है नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट, देख लीजिए, और ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। देख लीजिए एक बार फिर से, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट और कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो आंखों में जलन पैदा करता है? सोचिए, इसे आप रटना ही पड़ेगा, इसको याद कर लीजिए, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। ये कोहरे में पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट एक शक्तिशाली तत्व है जो कि कोहरे में मौजूद रहता है, और जब हमारी आंखों में पहुंचता है तो आंखों में ये जलन पैदा करता है। तो आप इसको रट डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछा जा चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके लिए एक सरल क्वेश्चन है, नंबर बढ़ सकता है आपका। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है? ओजोन, मीथेन, नाइट्रोजन, हीलियम। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, ओजोन गैस। ओजोन गैस जिसका सूत्र होता है O3, ऑक्सीजन से मिलकर O2 प्लस O मिलकर O3 का निर्माण करते हैं, जिसे ओजोन बोलते हैं। ये समताप मंडल में होता है मुख्य रूप से।
ये काम शुरू से सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, O3 ओजोन गैस, जिससे पराबैंगनी किरणें नीचे नहीं आ पाती। अगर पराबैंगनी किरणें नीचे आ जाएं तो त्वचा कैंसर फैलने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। पहले क्वेश्चन पढ़ें और आंसर सोचें। कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किया जाने वाला रासायनिक द्रव्य क्या है? ऑप्शन है सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन सी है सूखी बर्फ, यहाँ देखिए सूखी बर्फ। और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। सोचिए कौन सा आंसर हो सकता है। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, सभी। दरअसल कृत्रिम वर्षा क्या होता है, जैसे बारिश नहीं हो रही है तो बारिश जब खुद से मनुष्य करवाता है तो वो कृत्रिम वर्षा या फिर मेघ बीजन, कभी कभी कृत्रिम वर्षा नहीं लिख कर आता, मेघ बीजन लिख के आता है। तो इसका मतलब भी होता है कृत्रिम वर्षा, जो खुद से करवाई जाए, जो मनुष्यों द्वारा करवाई जाए तो उसे कृत्रिम वर्षा करते हैं। इसमें क्या होता है कि सिल्वर आयोडाइड को धुएं के माध्यम से आकाश में भेजा जाता है। ये जब आकाश में जाता है तो वहाँ के नमी को इकट्ठा करता है और उन्हें पानी के रूप में ठंडा करके उन्हें पानी के रूप में बरसाने का काम करता है। पहला काम ये हुआ। सोडियम क्लोराइड क्या करता है, साधारण नमक क्या करता है, साधारण नमक क्या करता है, किसी बर्फ को, किसी चीज़ के जमने की गति को और कम कर देता है। जैसे बर्फ मान लो 0 डिग्री पे जमता है, अगर वहाँ नमक फैला दें आप तो वो -3 -5 डिग्री पर जमने लगेगा, मतलब 0 डिग्री पे नहीं जमेगा। तो इसका काम क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड को आकाश में भेजा जाता है जहाज के माध्यम से, और जब वहाँ पर वो फैलता है धूल के रूप में, तो क्या करता है अगल बगल के जो वहाँ के, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर जाने पर ठंडी बढ़ती है, तो वहाँ पर जो बर्फीले कण होंगे उनको वो पिघला देगा तो पानी के रूप में आ जाएंगे और क्या करेंगे, ज़मीन पे बरसने लगेंगे। पहली बात। दूसरी बात, सूखी बर्फ का काम क्या होता है, सूखी बर्फ को भी हवाई जहाज के माध्यम से आकाश में ले जाकर वहाँ जब छोड़ते हैं तो वहाँ के वायुमंडल में मौजूद नमी को वो अपने साथ अवशोषित करती है और उन्हें ठंडा करती है, और जब ठंडा होता है तो वो पानी के रूप में, बूंदों के रूप में आ जाता है और बारिश होने लगती है। तो तीनों का काम है, तीनों ही काम मेघबीजन में आ जाते हैं। तो ऑप्शन डी सही है। इसको याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप देखते होंगे, जनरल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, पेप्सी का बोतल लाएं और उसमें ठंडा पानी, उसमें जैसे पेप्सी है ठंडा है, आप रख देंगे, देखेंगे थोड़ी देर में उसके किनारे किनारे पानी की बूंदें टपकने लगती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर से पेप्सी निकल रही है, इसका मतलब ये है कि वो उस ठंडे बोतल पे जब हवा के कण टकराते हैं तो उनमें जो नमी होती है वो पानी के रूप में बाहर आ जाती है। सेम यही काम होता है, जब हम सूखी बर्फ को आकाश में छोड़ते हैं तो वहाँ पर जो नमी होती है वो बस बर्फ से टकराने के बाद पानी के रूप में बाहर आ जाती है। तो यहाँ पर हम जो समझाना चाहते थे आप समझ गए होंगे, यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखें, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है ये। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? एथिलीन, एसिटिलीन, एथेन, मीथेन। सोचिए कौन सी गैस प्रयोग होती है। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, एथिलीन गैस। फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। आइए एथिलीन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपको दिखाते हैं। एथिलीन एक हाइड्रोकार्बन है जिसका सूत्र यहाँ पर लिखा गया है। यह एक रंगहीन ज्वलनशील गैस है। इसकी गंध हल्की मीठी कस्तूरी होती है। रासायनिक उद्योगों में एथिलीन का बहुतायत उपयोग होता है। 2006 में इसका वैश्विक उत्पादन 109 मिलियन टन से भी अधिक था। एथिलीन एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक पादप हार्मोन है जिसका उपयोग फलों को जल्दी पकाने में किया जाता है। और एक चीज़ समझें, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि एथिलीन की संरचना सूत्र में दिखाया गया, यह एक प्राकृतिक गैस है और यह कोल गैस में भी पाई जाती है, मतलब खानों में भी पाई जाती है। और इसका उपयोग बड़े पैमाने पर पॉलीथीन नामक प्लास्टिक बनाने में भी किया जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे, फल पकाने में करते हैं। यह पादप हार्मोन है, मतलब पौधों से भी प्राप्त किया जा सकता है, और प्लास्टिक बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, काफ़ी सरल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पीड़कनाशी ओजोन के ह्रास, मतलब खत्म करने में प्रयोग किया जा रहा है, प्रयोग ह्रास में काम आता है? डीडीटी, बेंजीन, मेथिल ब्रोमाइड, एथिलीन ओजोनाइड।
निम्नलिखित में से कौन सा पीड़कनाशी ओजोन का ह्रास करता है, उसको नुकसान पहुंचा रहा है, जिसको आपको रटना पड़ेगा। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, मेथिल ब्रोमाइड ओजोन के ह्रास में इसका बहुत बड़ा योगदान है, तो इसको आप याद रखेंगे, मेथिल ब्रोमाइड। यहाँ पर 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करते हैं कि आपको ढेर सारा सही होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें।